हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भगवान अल्लाह ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, है ना। और जो वीडियो वगैरह दिया जा रहा है उसका आप लोग लाभ उठा रहे होंगे। यदि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कॉमर्स बाय बीके यादव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स वीडियोज़ आने वाले हैं और भी, है ना। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो में एक टाइप था परफॉर्मेंस रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, है ना। आज अभी हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में। एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो या इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियो भी। तो एक्टिविटी रेशियो क्रियाशीलता अनुपात, परफॉर्मेंस रेशियो या हम लोग उसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो इन अनुपातों के आधार पर यानी एक्टिविटी रेशियो के आधार पर संस्था की कार्यकुशलता की जांच की जाती है। यानी संस्था अपने वर्क को, अपने कार्य को कितना बेहतर से बेहतर ढंग से कर रहा है, अपने उपलब्ध संसाधनों का कितना लाभदायकता के साथ प्रयोग कर रहा है, कितना कुशलता के साथ प्रयोग कर रहा है, इसकी जांच की जाती है इस रेशियो के माध्यम से। इन अनुपात अर्थात एक्टिविटी रेशियो में जितना भी है, तो एक्टिविटी रेशियो की गणना सेल्स के आधार पर की जाती है। एक्टिविटी रेशियो की गणना सेल्स, जिसको हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर की जाती है, इसीलिए इसे टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। क्या बोले कि ये सब रेशियो की गणना, इन रेशियोज की गणना सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर किया जाता है, इसीलिए इसको टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। दूसरा है कि इस अनुपात को हमेशा टाइम्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है ना। यह अनुपात यदि अधिक हो, बड़ा हो, तो यह दो बात की तरफ संकेत करेगा कि संस्था की लाभदायकता की स्थिति अच्छी है। क्या बोले कि यदि यह अनुपात बड़ा हो तो दो बातों की तरफ संकेत करता है, इंडिकेशन देता है। पहला बात कि संस्था की लाभदायकता की स्थिति अच्छी है, और दूसरा बात कि संस्था जो है अपने संसाधनों का उचित उपयोग कर रहा है। क्या बोले कि एक्टिविटी रेशियो का रिजल्ट यदि बढ़िया है, बड़ा रेशियो आता है, तो ये दो बात को इंडिकेट करेगा। पहला बात कि संस्था का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, लाभ कमाने की स्थिति अच्छी है, लाभदायकता अच्छी है, और दूसरी बात कि संस्था अपने उपलब्ध रिसोर्सेस का उचित प्रयोग कर रहा है, सफिशिएंट प्रयोग कर रहा है, अच्छा उपयोग कर रहा है। अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि एक्टिविटी रेशियो में किन किन अनुपातों को शामिल किया जाता है। एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से अनुपात आते हैं, टाइप्स, है ना। एक्टिविटी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से रेशियोज आते हैं। तो इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहला हो गया आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तीसरा हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसके बाद चौथा होगा क्रेडिटर्स
टर्नओवर रेशियो, पांचवा एवरेज पेमेंट पीरियड, उसके बाद छठा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद सातवां फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये कुल मिला के 8 अनुपात मुख्य रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें से जो ये दोनों अनुपात है बच्चे लोग, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये सीबीएसई पाठ्यक्रम में, सीबीएसई के सिलेबस में ये दोनों अनुपात शामिल नहीं है। यानी ये 6 आपके सीबीएसई के सिलेबस में है ना, बाकी ये दोनों नहीं है। जो अदर बोर्ड वाले हैं है ना, उसके लिए ये सारा पढ़ना है, जानना है। तो एक्टिविटी रेशियो में मुख्य रूप से ये सारे अनुपात आया, ये सब अनुपात आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबका एक एक करके डिटेल जानेंगे है ना। सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है ना, सबका अलग अलग फॉर्मूला हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चे लोग। पहला है हम लोग का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जिस बच्चे को समझना है, मजा लेना है ना, आप जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप नोट करके रखते हैं, नोट कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स बटे एवरेज स्टॉक। चूंकि थोड़ा नाम सब जो है चेंज हुआ है, चेंजिंग है, तो उसके आधार पर हम लोग दूसरा भी फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोला जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट सेल्स के बदले यूज होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वेंट्री, तो यहाँ हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। है वही बात, सिर्फ क्या हुआ है, इसका नाम चेंज है, नया नाम है ये। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर फॉर्मूला होगा, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इस तरह होगा फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यानी नेट परचेज जब हम लोग लेंगे तो नेट परचेज का मतलब कि टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर देना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका दूसरा भी फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स। यदि दिया रहे
तो उसमें घटा देंगे माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। या मान लीजिए ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू वाला मैटर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये रिवेन्यू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू की तरह रहेगा, तो इस पर आधारित भी फॉर्मूला होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब इस तरह का रहेगा तो वहां पर हम लोग को लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब आपको जानना है ना। और जब आप हिसाब बनाइएगा, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो वहाँ देखिएगा जिस तरह का मटेरियल आपको उपलब्ध है, जिस तरह का सूचना आपको उपलब्ध है, आप उसी तरह का फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे, है ना। मान लीजिए कि सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इस तरह से निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इस तरह निकालेंगे। अगर इस तरह का सूचना दिया हुआ रहेगा तो इस तरह निकालेंगे। मतलब कि प्रश्न में जिस तरह का सूचना इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उसी तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। दूसरी बात आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है, जैसे फॉर्मूला लिखें क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स, तो ये सवाल भी मन में उठता होगा कि कब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे और कब नेट सेल्स लेंगे। ये सवाल आपके मन में उठना बिल्कुल वाजिब है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप ध्यान से बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे। तो कब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस्तेमाल करेंगे, तो इसका सिंपल बात है कि जनरली प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेना है, उसी को ही खोजना है। अगर यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से संबंधित सूचना दिया हुआ न रहे, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम लोग को चाहिए ये सब सूचना, इंफॉर्मेशन, अगर ये सब सूचना दिया हुआ नहीं रहे और ये सब निकालने यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का भी, कैलकुलेट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं रहे, तब जाके हम लोग नेट सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी शॉर्टकट में क्या मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला नहीं जा सकता है जिस प्रश्न में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बदले में नेट सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग का क्या है, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक बराबर, हाँ, स्टॉक दो तरह का होगा हम लोग का, एक होगा ओपनिंग वाला और एक होगा क्लोजिंग का। तो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का एवरेज, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज स्टॉक। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि सर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ ना रहे तब, है ना, अगर दोनों दिया हुआ ना रहे प्रश्न में तब क्या करेंगे, यदि दोनों ओपनिंग क्लोजिंग करके दिया हुआ नहीं है, सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है, तो उसी को हम लोग एवरेज स्टॉक मान लेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक बात है कि ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो
आंसर आएगा आपका ये जो, इसको हम लोग किस में दिखाएंगे, टाइम्स में दिखाएंगे। और ये रेशियो जितना ऊंचा होगा व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, उतना ही अच्छा संकेत है। चलिए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पर बात करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा रेशियो था हम लोग का डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। चलिए देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। तो ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात, ये डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स। डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स या नेट सेल्स बटे एवरेज डेटर, है ना। ये डेटर के साथ साथ यदि प्रश्न में आपको बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ रहे तो हम लोग जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल, है ना। ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होता है? तो डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, ये दोनों को मिला के बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। अगर डेटर भी हो और बिल रिसीवेबल भी हो तो हम लोग इसके बदले लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का नेट क्रेडिट सेल्स या नेट सेल्स बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो अब एक ही चीज था कि डेटर टर्नओवर रेशियो, उसमें दो तरह का बात हो गया, डेटर टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल ट्रेड टर्नओवर रेशियो। ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग कब लिखेंगे? जब डेटर के साथ साथ बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ रहे। अगर बिल रिसीवेबल दिया हुआ नहीं रहेगा तो सिंपल लिखेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो। तो इसमें जैसे हम लोग को चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, हाँ, तो पहले देख लेते हैं कि नेट क्रेडिट सेल्स बराबर क्या होता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर होगा बच्चे लोग कि पहले तो हम लोग टोटल सेल्स देखेंगे, है ना। नेट क्रेडिट सेल्स में जैसे जानना है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में क्या आता है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कोई भी संस्था या तो नकद बेचता है या उधार बेचता है, तो हम लोग को यहाँ पर क्रेडिट सेल्स लेना है। तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। यदि टोटल सेल्स नहीं हो, डायरेक्ट क्रेडिट सेल्स हो, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इस तरह से भी हो सकता है। हाँ, दूसरा हो गया आपको कि अगर टोटल सेल्स होगा तो टोटल सेल्स में कैश सेल्स माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। अगर क्रेडिट सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स में हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हम लोग का नेट क्रेडिट सेल्स। अगर ये सब सूचना दिया हुआ नहीं रहे, क्रेडिट सेल्स निकालने का वो ऑप्शन नहीं रहे, कोई सूचना नहीं रहेगा, तो क्रेडिट सेल्स के बदले में हम लोग नेट सेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चाहिए क्या? एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर, है ना, एवरेज डेटर बराबर जैसे हम लोग स्टॉक में बात किए थे, एवरेज स्टॉक में
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। उसी तरह एवरेज डेटर होगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बटे 2। अब अगर मान लीजिए बिल रिसीवेबल भी रहेगा तब क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होगा, तो एवरेज डेटर है ना, एवरेज डेटर और एवरेज बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे एवरेज करेंगे दोनों का, तो दोनों का ओपनिंग लेना है, ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल का, फिर इसी तरह क्लोजिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। कभी कभी प्रश्न में आपको फंसाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग बोल के दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ डेटर और बिल रिसीवेबल दिया हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर है ना रिसीवेबल, यदि क्या बोले ओपनिंग क्लोजिंग करके दिया हुआ नहीं रहे, सिर्फ डेटर और बिल रिसीवेबल दिया हुआ रहेगा है ना, तो क्या करना है, डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ देंगे, वही हम लोग का बन जाएगा एवरेज। ऐसा कब करना है, जब ओपनिंग क्लोजिंग बोल के दिया हुआ नहीं रहे, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये डेटर टर्नओवर रेशियो वाला जो भी समस्या होगा इसके आधार पर आपका सॉल्व हो जाएगा। यह अनुपात भी जितना अधिक होता है संस्था के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर पर बात करेंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या था, क्या था, अभी बात हुआ, तीसरा क्या था याद करिए। जब तक हम इधर साफ कर रहे हैं आप लोग याद करिए तीसरा क्या था जी, याद आ गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तीसरा था हम लोग का एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, ये डेटा टर्नओवर रेशियो के आधार पर ही हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं मजे से। एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, इसके लिए क्या करना है कि ये डेटा टर्नओवर रेशियो वाला जो फॉर्मूला है, देखिए नेट क्रेडिट सेल्स या नेट सेल्स बटे एवरेज डेटर है, उसको हम लोग पलट देंगे है ना। तो इसमें हो जाएगा एवरेज डेटर्स बटे नेट क्रेडिट सेल्स है ना, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट सेल्स इंटू 365 या 52 या 12। ठीक है, ये पीरियड निकालना है, अवधि निकालना है, इसमें टाइम निकालना है कि ये जो डेटर है उसका कलेक्शन पीरियड कितना है। तो उसके लिए क्या करना है, एवरेज डेटर को नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड कर देंगे, और हम लोग को यदि आंसर डे में चाहिए होगा तो 365 से गुना करेंगे, वीक में चाहिए तो 52 से गुना करेंगे, मंथ में चाहिए तो 12 से गुना कर देंगे है ना। तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ वही बात होगा फिर कि अगर नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम लोग नेट सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बात कि ये एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है सामान्यतः 2 माह या 3 माह यदि निकलता है तो वह अच्छा माना जाता है। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग का नेक्स्ट तीसरा तो हो गया, चौथा क्या था, चौथा फॉर्मूला क्या था, तो चौथा हम लोग का था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जिस तरह भी हम लोग डेटर पर आधारित बात किए,
डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसी तरह क्रेडिटर्स पर भी आधारित है दो फॉर्मूला, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है ना, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट क्रेडिट परचेज या नेट परचेज बटे एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है। और एक चीज हम लोग जानते हैं, ट्रेड पेएबल, सुने होंगे आप लोग ट्रेड पेएबल। किसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल? तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। तो इस आधार पर भी बनता है क्रेडिटर के बदले ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बराबर है ना, हो जाएगा फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज या नेट परचेज बटे एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा। तो नेट क्रेडिट परचेज बराबर टोटल परचेज यदि दिया हुआ रहे तो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। दूसरा इस तरह भी रह सकता है क्रेडिट परचेज है ना, तो अगर क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिट परचेज में से हम लोग परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। तीसरा बात क्या बोले कि अगर क्रेडिट परचेज निकालने का कोई ऑप्शन ना रहे, ऑप्शन से मतलब कि उस तरह का यदि प्रश्न में सूचना दिया हुआ नहीं है और उसको निकालने का भी कोई तरह का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज के बदले में परचेज का ही, टोटल परचेज का ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है एवरेज, एवरेज है ना, एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स बराबर है ना, सेम उसी तरह का हो जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बटे 2। अगर दोनों दिया हुआ रहे तो उसमें हो जाएगा एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल बराबर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल का, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल का। दोनों का ओपनिंग और दोनों का क्लोजिंग को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि ओपनिंग क्लोजिंग बोल के दिया हुआ नहीं रहे, सिर्फ क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दिया हुआ रहे, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखता है, नहीं लिखा हुआ रहे, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं इस पर भी आधारित जो भी आपका समस्या होगा वो समाधान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको कुछ और जानना हो, कुछ आपके मन में डाउट हो, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें और उस पर उसका भी है ना फिर समाधान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अनुपात क्या है हम लोग का बच्चे लोग, क्रेडिटर्स पर आधारित नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड।
एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, जिसको हम लोग एवरेज डेट पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा ले लेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स बटे नेट क्रेडिट परचेज इनटू, फिर वही करना है 365, 52 या 12, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। दूसरा बात हो, यदि ट्रेड पेएबल वाला रहेगा तो यहाँ लिखेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। चलिए उसके बाद छठा फॉर्मूला क्या था हम लोग का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स बटे वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स वो तो जान ही रहे है ना। यहाँ पर क्या है नया बात, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बराबर हो जाएगा आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। संस्था का जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है उसको हम लोग करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे। यदि आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बारे में और विशेष जानना है तो रेशियो एनालिसिस का जो फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो दिया गया है आप उसको देखें। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या ऊपर आप आई बटन जो है उसको टैप कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसका लिंक मिलेगा, आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया। उसके बाद 7 नंबर में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स बटे फिक्स्ड एसेट्स, है ना। फिक्स्ड एसेट्स लेना है नेट। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग का लास्ट फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स बटे करंट एसेट्स। तो एक चीज हम लोग इसमें देखे, अभी तक जितना भी फॉर्मूला 8 फॉर्मूला लिखे हैं सब में हम लोग देख रहे हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स। यानी ये जो है एक्टिविटी रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स के आधार पर ही जनरली निकाला गया, हम लोग सब देखे। आप लोग से मेरा अपेक्षा यही है कि इस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम आपकी बुक में है, आपकी सिलेबस में है, वो आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।